हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डीएस लॉ एकेडमी। दिस इज दिव्या एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं हु आर कोपार्टनर्स एंड देयर राइट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। काफ़ी लॉ स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन होता है दैट कोपार्टनरी एंड जॉइंट हिंदू फैमिली आर द सेम कॉन्सेप्ट, बट नो, दीज टू आर कंप्लीटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट। हमने लास्ट क्लास में जॉइंट हिंदू फैमिली के बारे में पढ़ा था। अगर अभी तक आपने वो क्लास अटेंड नहीं की है तो आई वुड रिकमेंड कि आप पहले जॉइंट हिंदू फैमिली के बारे में पढ़ें एंड देन कोपार्टनर के बारे में पढ़ें, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखो, जॉइंट हिंदू फैमिली में कौन है ये तो अब हमें पता ही है कि 7 जनरेशन्स तक चलते हैं। इसमें कर्ता, कर्ता की वाइफ, सन, सन्स, सन की वाइफ, सन्स वाइफ, ये सारे लोग इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसमें मेल एंड फीमेल मेंबर्स जो बाय अडॉप्शन, बर्थ या फिर बाय मैरिज इंक्लूड होती है जॉइंट हिंदू फैमिली में। अब कोपार्टनरी जो है, इट इज़ अ नैरोर बॉडी दैन अ जॉइंट हिंदू फैमिली। ठीक है, कोपार्टनरी में सिर्फ फादर, सन, सन्स एंड सन्स ये 4 ही इंक्लूड होते हैं। अब देखो, कोपार्टनर कौन है? ये वो पर्सन है हु हैज़ द कैपेसिटी टू एज्यूम अ लीगल राइट इन हिज एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बाय बर्थ। तो कोई भी पर्सन जो बाय बर्थ उसके पास एक लीगल राइट आ गया है कि वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में अपना हक जमा सके, दैट पर्सन इज अ कोपार्टनर। तो बेसिकली कोपार्टनरी का मतलब होता है यूनिटी बाय टाइटल, पोजेशन एंड इंटरेस्ट। तो अब कोई फादर है, उसका अगर बेटा हो गया है, ठीक है, सन, तो ये जो सन बाय बर्थ ही इसके पास में उस जॉइंट हिंदू फैमिली के प्रॉपर्टी में राइट आ जाएगा बाय टाइटल एंड पोजेशन एंड इंटरेस्ट। ठीक है, सो कोपार्टनरी कंसिस्ट ऑफ अ प्रोपोसिटस। जो सीनियर मोस्ट मेल मेंबर है वो हो जाएगा प्रोपोसिटस, दैट इज अ पर्सन एट द टॉप ऑफ अ लाइन ऑफ डिसेंट एंड हैज 3 मेल लीनियर डिसेंडेंट्स, सन, ग्रैंडसन्स एंड ग्रेट ग्रैंडसन्स। तो यहाँ पे ये जो फादर है ही इज अ प्रोपोसिटस। ठीक है, कोपार्टनरी में हम 4 डिग्री रूल फॉलो करते हैं, मतलब कि जो लास्ट होल्डर ऑफ द प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पे जो प्रोपोसिटस है, द फादर, ही इज द लास्ट होल्डर ऑफ द प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहाँ से जो 4 मेल लीनियर डिसेंडेंट्स है वो हो जाएंगे कोपार्टनर्स। ठीक है, अब लास्ट होल्डर कौन होगा? ही इज द सीनियर मोस्ट लिविंग लीनियर मेल एंसेस्टर्स। ठीक है, ये याद रखना कि वो सीनियर मोस्ट होना चाहिए एंड प्लस दैट पर्सन मस्ट बी लिविंग। अब यहाँ पे एक चीज आप क्लियर रखना कि जो कोपार्टनर्स है इसमें सिर्फ फादर एंड सन का रिलेशनशिप जरूरी नहीं है। हो सकता है कि सिर्फ ग्रैंडफादर एंड सन्स के बीच में रिलेशनशिप हो, या फिर कोई ग्रैंडसन्स, या फिर सिर्फ ब्रदर्स में रिलेशनशिप हो, एंड या फिर अंकल एंड नेफ्यू में भी रिलेशनशिप हो सकता है। ये भी कोपार्टनर्स हो सकते हैं। अब देखो, ट्रेडिशनली जो डॉटर्स ऑफ द जॉइंट फैमिली है वो कोपार्टनर्स रिगार्ड नहीं किए जाते थे, बट आफ्टर 2005 अमेंडमेंट इन द हिंदू सक्सेशन एक्ट, सेक्शन 6(1) बोलता है दैट डॉटर्स आर कोपार्टनर्स। तो फिर उनको भी एज अ मेल मेंबर्स की तरह ही उनको जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी में इक्वल राइट्स इंश्योर किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम कोपार्टनरी के बारे में पढ़ते हैं तो यहाँ पे 2 टाइप ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है, दैट इज एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी एंड सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। अब एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टीज हो गए जो आपके एंसेस्टर से मिल रही है। ठीक है, तो जो आपके ग्रेट ग्रैंडफादर ने आपके ग्रैंडफादर को दिया है, ग्रैंडफादर ने आपके फादर को दिया है, एंड अब फादर आपको जो सन या फिर डॉटर है उनको देंगे, दैट इज एन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी हो गया कि कोई कोपार्टनर अपने खुद से उसको अर्न किया है या एक्वायर किया है, अपने पैसों से उसने उस प्रॉपर्टी को खरीदा है, दैट इज सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है दैट डजंट बिकम पार्ट ऑफ द कोपार्टनर्स। अब जिसने भी, मान लो कि आपके फादर ने कोई एक प्रॉपर्टी खुद से खरीदी है, ठीक है, दैट इज अ सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। अब अगर आपके फादर चाहते हैं तो वो इस प्रॉपर्टी को जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी में मर्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो कोपार्टनरी में अभी जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे दैट इज प्योरली फॉर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। ओके, अब देखो, हमने अपने लास्ट क्लासेस में मिताक्षरा एंड दयाभागा स्कूल के डिफरेंसेस समझे थे, तो वैसे ही जो कोपार्टनरी है ऑफ मिताक्षरा एंड दयाभागा स्कूल, इन दोनों में डिफरेंसेस है। मिताक्षरा स्कूल में जो कोपार्टनरी है वो बाय बर्थ ही फॉर्म हो जाता है, लेकिन दयाभागा में
आफ्टर फादर्स डेथ, उसके बाद में कोपार्टनरी फॉर्म होता है। ठीक है, अब मिताक्षरा में जो इंटरेस्ट ओवर प्रॉपर्टी राइट है वो बाय बर्थ ही एक्वायर होती है, लेकिन दया भागा में बाय इनहेरिटेंस एक्वायर होता है। अब मिताक्षरा में कोई भी कोपार्टनर, बी इट अ माइनर और एडल्ट, दे कैन डिमांड पार्टीशन एनी टाइम, बट इन दया भागा पार्टीशन सिर्फ कोपार्टनर के डेथ के बाद में ही होगा। अब क्योंकि ये जॉइंट हिंदू फैमिली है, तो फिर मिताक्षरा में जो प्रॉपर्टी कोई अगर कोपार्टनर चाहता है वो एलिनेट करने के लिए या अलग करने के लिए, तो वो बहुत ही लिमिटेड स्कोप से कर सकता है। अब दया भागा में कोई भी मेंबर अपने स्पेसिफिक शेयर से वो प्रॉपर्टी को एलिनेट कर सकता है। ठीक है, अब देखो हम कोपार्टनर को ना ऐसे समझते हैं, ये 8 जनरेशंस की जॉइंट फैमिली है। अब हमने 4 डिग्री रूल पढ़ा है, तो 4 डिग्री रूल में क्या हुआ, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ जनरेशन। अब इसमें जो ए है, ही इज द सीनियर मोस्ट मेल मेंबर एंड ही इज द लास्ट होल्डर। तो अब हमने क्या पढ़ा था, लास्ट होल्डर से जो नेक्स्ट 3 मेल लीनियर डिसेंडेंट है वो कोपार्टनर्स होंगे। तो यहाँ पे ए बी सी एंड डी दे आर कोपार्टनर्स। अब ई एफ जी एंड एच ये कोपार्टनर्स नहीं है। अब मान लो ए की डेथ हो गई है, तो लास्ट होल्डर कौन हो गया प्रॉपर्टी का, बी। तो बी से 4 जनरेशन कोपार्टनर्स होंगे, तो हो गया बी सी डी एंड ई। तो यहां तक ई तक कोपार्टनर्स होंगे एंड एफ जी एच अभी तक कोपार्टनर्स नहीं है। सेम वैसे ही अगर ए एंड बी दोनों डेड हो गए हैं, अब सी अब लास्ट होल्डर बन जाता है प्रॉपर्टी का, तो कोपार्टनर्स हो गए सी डी ई एंड एफ। जी एंड एच ये कोपार्टनर्स नहीं है। अब मान लो ए बी सी एंड डी ये चारों ही डेड हो गए, तो ई अब हो गया लास्ट होल्डर ऑफ द प्रॉपर्टी। तो अब कोपार्टनर्स हो गए ई एफ जी एंड एच। ठीक है, अब एज्यूम कर लो कि ए लास्ट होल्डर है, ठीक है, और ए से पहले बी की डेथ हो जाती है, तो अब कौन होगा कोपार्टनर्स, ए बी सी एंड डी। ठीक है, डी तक ही कोपार्टनर्स होंगे, क्यों, क्योंकि अभी भी ए ही लास्ट होल्डर है प्रॉपर्टी का। तो ई एफ जी एंड एच कोपार्टनर्स नहीं है। अब मान लो सी की भी डेथ हो जाती है, तब भी कौन होगा कोपार्टनर्स, ए बी सी एंड डी। अभी तक ई कोपार्टनरी में इंक्लूड नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही ए की डेथ हो जाएगी तो फिर डी हो गया लास्ट होल्डर ऑफ द प्रॉपर्टी एंड देन डी ई एफ एंड जी विल बी कोपार्टनर्स। ठीक है, तब एच इंक्लूड नहीं होगा कोपार्टनर्स में। ठीक है, अब देखो जो कोपार्टनर्स है उनका जो इंटरेस्ट ओवर द जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी है ये बहुत ही फ्लक्चुएटिंग है, ये इंक्रीज एंड डिक्रीज होता रहता है। जैसे ही कोई भी फैमिली में बर्थ या फिर डेथ हो गया तो उसका इंटरेस्ट फ्लक्चुएट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इलेजिटिमेट सन का क्या पोजीशन है एज अ कोपार्टनर्स। अब जितने भी इलेजिटिमेट सन है उनके पास राइट है टू बी मेंटेन्ड आउट ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली फंड। अब देखो फादर के लाइफ टाइम तक, जब तक फादर जिंदा है तब तक इलेजिटिमेट सन कोपार्टनर नहीं बन सकता और ना ही उसके पास में पार्टीशन के लिए राइट है। अब अगर मान लो पार्टीशन होता भी है तो इलेजिटिमेट सन के अगर फादर चाहे तो उसको अपना कुछ शेयर दे सकते हैं, और ये जो शेयर होगा वो चाहे तो अपने लेजिटिमेट सन के बराबर ही दे सकते हैं। ठीक है, तो अब जैसे फादर का 2 सन है, सन 1 एंड सन 2। अब सन 1 तो उसका लेजिटिमेट सन है एंड सन 2 इज अ इलेजिटिमेट सन। अब मान लो लेजिटिमेट सन को अगर वो 50% ऑफ द प्रॉपर्टी दे रहे हैं, तो यहाँ पे चाहे तो इलेजिटिमेट सन को भी फादर 50% ऑफ द शेयर दे सकते हैं। अब लेकिन जैसे ही फादर की डेथ हो जाती है तो जो इलेजिटिमेट सन है वो कोपार्टनर बन जाता है, वैसे ही जैसे एक लेजिटिमेट सन बनेगा, और फिर जो इलेजिटिमेट सन है ही कैन क्लेम पार्टीशन ओवर द प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे इलेजिटिमेट सन को हाफ ऑफ द शेयर मिलेगा जितना एक लेजिटिमेट सन को मिल रहा है। मतलब कि अगर फादर की डेथ हो जाती है और इस फादर के 3 सन्स है, सन 1, सन 2 एंड सन 3। अब सन 3 जो है ये है इलेजिटिमेट सन, तो यहाँ पे अगर मान लो सन 1 को 20% शेयर मिल रहा है, सन 2 को 20% शेयर मिल रहा है, तो सन 3 जो इलेजिटिमेट सन है उसको लेजिटिमेट सन का हाफ ऑफ द शेयर मिलेगा, दैट इज सिर्फ 10% शेयर ही मिलेगा। ये बोला गया था गुरु नारायण दास वर्सेस गुरु तेहलदास
केस में जो 1952 का है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाओ सेन एंड इनसेन पर्सन के बारे में। अब देखो, हर कोपार्टनर बाय बर्थ ही उस कोपार्टनर प्रॉपर्टी में अपना राइट एक्वायर करता है। ठीक है, अब हिंदू लॉ में अगर कोई भी कोपार्टनर वो इनसेन बन जाता है तो ये राइट उसका परमानेंटली एक्सटिंग्विश नहीं होगा। ये बोला गया था अमिथम्मा वर्सेस वल्लीमयल केस में 1942। अब जो भी इनसेन पर्सन है उसके पास में कोई भी राइट नहीं होता पार्टीशन क्लेम करने के लिए, ना ही उसके पास कोई राइट होगा शेयर लेने के लिए उस पार्टीशन से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो अब कोपार्टनर ही नहीं है। जैसे ही इनसेन पर्सन सेन हो गया, मतलब वो ठीक हो गया, तब उसके ये जो राइट्स है वो रिवाइव हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो कैसे कोई एक कोपार्टनरी से एक्सक्लूड हो सकता है। सबसे पहले है ही सीजेस टू बी अ हिंदू। ठीक है, अब ये हमें पता है कि कोई पर्सन कैसे हिंदू नहीं रहता, या तो उसने रिनाउंस कर दिया है या फिर वो दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट हो गया है। थर्ड सिनेरियो है कि वो कोई नॉन हिंदू से मैरी कर लिया है अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। ठीक है, नेक्स्ट है पार्टीशन ऑफ द प्रॉपर्टी। अगर कोई भी कोपार्टनर अपना प्रॉपर्टी लेके अलग हो गया है तब वो उस फैमिली का कोपार्टनर नहीं है। एंड लास्ट, रिनाउंसिएशन ऑफ राइट्स। कोई भी कोपार्टनर अगर अपना राइट्स रिनाउंस कर देता है, छोड़ देता है कि अब मुझे ये प्रॉपर्टी में कोई भी राइट नहीं चाहिए, क्लेम नहीं करना है, तब वो पर्सन कोपार्टनर नहीं रहेगा। अब देखो, जो कोपार्टनर्स हैं उनके काफ़ी राइट्स भी हैं। सबसे पहले है राइट टू एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। अब जैसे ही कोई भी कोपार्टनर्स बर्थ ले लेता है तो उसके पास में राइट आ जाता है ओवर द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली। ठीक है, अब ये जो राइट है ओवर द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ये तब तक रहेगा जब तक पार्टीशन नहीं हो जाता। पार्टीशन होते ही उसके पास में ये राइट हट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है राइट टू डिमांड पार्टीशन। अब जितने भी कोपार्टनर्स है, बी इट अ माइनर और एडल्ट, उन सबके पास में राइट है टू डिमांड पार्टीशन फ्रॉम द जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी। जैसे ही इस कोपार्टनर को अपना शेयर मिल जाता है जॉइंट हिंदू फैमिली से, तब वो उस फैमिली का कोपार्टनर फिर नहीं रहेगा। नेक्स्ट है राइट टू मैनेज फैमिली प्रॉपर्टी। अब देखो, ऐसे तो जो कर्ता ऑफ द फैमिली है, ठीक है, उसके पास ये राइट है टू मैनेज द फैमिली प्रॉपर्टी, ये कर्ता का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन जो कोपार्टनर्स है उसके पास में ये राइट आ जाता है कि वो भी ये जो फैमिली प्रॉपर्टी है उसको मैनेज करे। ठीक है, नेक्स्ट है राइट टू इनकम एंड प्रॉफिट्स। अब एक जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी के जितने भी फैमिली एसेट्स है, इन फैमिली एसेट्स से जो भी इनकम या प्रॉफिट जो भी जनरेट हो रहा है तो उस इनकम एंड प्रॉफिट में कोपार्टनर का भी राइट आ जाता है। नेक्स्ट है राइट टू सू फॉर राइट्स। अब अगर देखो कोई भी कोपार्टनर को ये लग रहा है कि उसके राइट्स इन्फ्रिंज हो रहे हैं तो वो कोर्ट में केस फाइल कर सकता है। अब वो चाहे तो वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में अपना शेयर डिमांड कर सकता है या फिर पार्टीशन भी मांग सकता है प्रॉपर्टी से, या फिर अगर उसको ये भी फील हो रहा है कि फैमिली प्रॉपर्टी में कोई मिसमैनेजमेंट हो रहा है या फिर मिस अप्रोप्रिएशन हो रहा है, तब भी वो केस फाइल कर सकता है। नेक्स्ट है राइट टू मेंटेनेंस। अब देखो, जो कोपार्टनर्स है वो एंटाइटल्ड है टू बी मेंटेन्ड आउट ऑफ द फैमिली प्रॉपर्टी। अब ये जो मेंटेनेंस है ये इंक्लूड होगा उसके बेसिक नीड्स, दैट इज फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। ठीक है, नेक्स्ट है राइट टू मेक पर्सनल एक्विजिशन। अब कोपार्टनर चाहे तो वो अपने खुद के अर्निंग से कोई प्रॉपर्टी या वेल्थ एक्वायर कर सकता है, और ये जो प्रॉपर्टी एंड वेल्थ जो वो खुद एक्वायर कर रहा है वो ऑटोमेटिकली जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी का पार्ट नहीं बनेगा। लेकिन अगर कोपार्टनर चाहे वो अपने वॉलंटरली हिज सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी को जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी में इंक्लूड कर सकता है। नेक्स्ट है राइट टू प्रिवेंट एलियनेशन ऑफ प्रॉपर्टी। अब देखो, अगर कर्ता ऑफ द फैमिली विदाउट द कंसेंट ऑफ कोपार्टनर वो कोई भी जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी को एलियनेट कर रहा है, मतलब कि या फिर सेल कर रहा है या फिर किसी को ट्रांसफ़र कर रहा है, तब उस सिनेरियो में कोपार्टनर चाहे तो वो एलियनेशन को रोक सकता है। नेक्स्ट है राइट टू रिनाउंस और रिलिंक्विश शेयर। कोपार्टनर के पास में राइट है कि वो अपना खुद का जो जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी से अपना जो शेयर है उसको रिनाउंस कर सकता है या फिर छोड़ सकता है। एंड लास्ट है राइट टू अकाउंट्स। अब देखो, ऐसे तो कर्ता ऑफ द फैमिली है वही सारा प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट देखता है, लेकिन
कोपासनर के पास में ये राइट है कि वो अकाउंट्स जो है जॉइंट इंटू फैमिली प्रॉपर्टी का वो चेक कर सके, वो उसको पूछ सकता है कि कहाँ पे कितना खर्चा हो रहा है, कैसे मेंटेन किया जा रहा है जॉइंट इंटू फैमिली प्रॉपर्टी को। ठीक है, तो ये हो गया कोपार्टनर्स एंड राइट्स ऑफ द कोपार्टनर्स। अगर ये आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में कमेंट करके बता दीजिए नेक्स्ट कौन से वीडियोस आपको चाहिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियोस है उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एंड ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझसे टेलीग्राम से कनेक्ट कर सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।